हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन जया क्लासेस। जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में आप पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अब आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। किस प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ पा रहे हैं, किन स्रोतों से हमें उसके बारे में जानकारी मिल रही है। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत उन्हीं तथ्यों को संग्रहित किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, कहां से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। अब 3 स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वर्णन। 3 तरह से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं जो हम धरती के नीचे जो दबा हुआ है उसको उत्खनन उसका करके उससे जो हमें जानकारी मिलती है, उस समय के उस काल के जो उपकरण मिलते हैं या उनसे संबंधित हम आंकड़ा लगाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय कैसा क्या रहा होगा। उस तरह के स्रोत को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। मीन्स जो जमीन के अंदर से खोदकर प्राचीन काल में जो कुछ रहा होगा, किसी कारणवश या किसी घटना के कारण उस समय की सभ्यता से संबंधित चीजें जमीन के अंदर दफन हो गई और आज हम उत्खनन करके उन चीजों को प्राप्त करते हैं जो कभी पहले थी और उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं। इस तरह के स्रोत को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। दूसरी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दूसरा जो माध्यम है, दूसरा जो साधन है जिससे हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत है प्राचीन भारतीय साहित्य पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हो या भारत में प्राचीन काल में कैसे क्या रहा होगा, उन चीजों के बारे में हमें जो जानकारी साहित्य से प्राप्त होती है, ऐसे साहित्य को हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब साहित्य क्या है? किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कह सकते हैं। मतलब जो उस समय कुछ बोला गया हो, कुछ कहानी के रूप में कुछ सुनाया गया हो और जो कुछ लिखकर शास्त्र बने हों, ऐसे शास्त्र समूहों को चाहे वाचिक हो या लिखित हो, साहित्य कह सकते हैं। और ऐसे साहित्य जिनसे हमें उस समय काल की जानकारी आज प्राप्त हो रही है, उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो ये भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और अध्ययन की सुविधा के लिए इसे जो है आगे साहित्यिक स्रोतों को भी बांटा गया है, धार्मिक साहित्य में और आपका धर्म निरपेक्ष साहित्य या लौकिक साहित्य या धर्मिकेतर साहित्य। तो ऐसे साहित्य भी जो है आगे बटे हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। फिर विदेशी यात्रियों के वर्णन के बारे में लास्ट में हम पढ़ेंगे। विदेशी यात्री जो भारत में आए होंगे उस समय काल में और उन्होंने जो उस समय जो यहां देखा उसका किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है अपने लेख में, उसके द्वारा भी हमें उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हम सबसे पहले देख रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत
मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला के अवशेष आदि आते हैं। तो देखिए, जो हमने अभी बताया आपको कि उत्खनित करके मीन्स जमीन के नीचे जो दबे हुए साक्ष्य हैं उनको खोदकर, उत्खनन करके मीन्स खोदकर जो हम प्राप्त करते हैं उस समय काल की चीजें, उनसे हम किस प्रकार से इतिहास के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, यह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या हो सकते हैं, किन चीजों से हमें जानकारी मिल रही है उस समय काल की। वो हैं अभिलेख। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, मेरठ अशोक स्तंभ अभिलेख है, ये जो मेरठ से प्राप्त हुआ हमें अशोक का स्तंभ अभिलेख। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं एक स्तंभ है, एक खंबे टाइप का है और इसमें कुछ लिखा गया है। कैसे? खोद कर कुछ अक्षर बनाए गए हैं, खोद खोद कर उसमें लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से अभिलेख हमें प्राचीन काल के मिल रहे हैं, जिनके द्वारा उस समय की जानकारी हमें प्राप्त हो पा रही है। तो अभिलेख क्या हुए? पुरातात्विक स्रोत हुए। दूसरा, इसी तरह के हमें प्राचीन काल के कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ भवन स्मारक मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं। उन मूर्तियों में भी कुछ लिखा गया होगा उस समय काल के बारे में। चित्रकला हमें प्राप्त हुई है, या इन सब के हमें अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। अवशेष में जो उस समय के बचे हुए जो भाग हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अब हम इनके अंतर्गत उस समय काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इनमें से अभिलेख क्या है। अभिलेख पत्थर एवं धातु की चादरों के अतिरिक्त मुहरों, स्तूपों, मंदिर की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी खुदे होते हैं। अभिलेख उन्हीं को कहा जाता है जो खोद कर थोड़ा सा अक्षर बनाए गए हैं और खोद खोद के लिखा गया है, चाहे पत्थरों पर जैसे आप स्तंभ में देख रहे हैं, या फिर मुहरों पर, मुहरें होती थी, उन मुहरों पर भी कुछ लिखा गया होगा उस समय काल के प्रति। स्तूपों पर, मंदिर की दीवारों पर, मंदिर में जैसे आज आप जाते हैं, प्रवेश करते हैं तो मंदिर में आप देखते हैं कुछ लिखा रहता है, चौपाई या दोहे या कुछ भी धर्म से संबंधित चीजें लिखी गई होती हैं, या उस मंदिर से संबंधित चीजें लिखी गई होती हैं। तो ये मंदिर की दीवारों पर उस समय भी लिखे जाते थे, और अब जब हमें मंदिर के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं तो दीवारों पर लिखे गए कुछ अंश भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। उससे जानकारी मिलती है उस समय किसका शासन रहा होगा, या मंदिर के मतलब कौन से देवी देवता के बारे में लोग उस समय पूजा किया करते थे, किसके बारे में ज्यादा जानकारी, किसको मानते थे। ईंटों और मूर्तियों पर भी खुदे होते थे। उस समय के साक्ष्य इस प्रकार से हमें मिले हैं। आरंभ में अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। उस समय जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, उपयोग में लाई जाती थी। तो लेखन का जो कार्य था वो प्राकृत भाषा में उस समय हमें प्राप्त हो रहा। लेकिन दूसरी शताब्दी में क्या हुआ? दूसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा का उपयोग होने लगा था। तो शक नरेश रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है, वो संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख जो हमें मिला है वो है शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए आगे देखते हैं। एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान पर 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है, जो संधिपत्र है लेकिन अभिलेख के रूप में है। तो संधिपत्र का अभिलेख हमें मिला है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम भी अंकित किए गए हैं। तो देखिए, वैदिक देवता जो होते थे वो कौन कौन से थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और अक्सर जो है परीक्षा में ये पूछा गया है कि वैदिक देवताओं में
इनमें से कौन नहीं है, ऐसा करके इंद्र, मित्र, वरुण के साथ कोई दूसरा और चौथा दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया था। या कहीं मेल के लिए जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन बना लिया, या हमें ये साक्ष्य वैदिक देवताओं का साक्ष्य जो मिला है ये कहां से मिला है, किस अभिलेख से मिला है, इस तरह का क्वेश्चन बना है। तो आप इसको ध्यान से आप देखते चलेंगे, यहीं से शुरुआत हो रही है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की, कि जूनागढ़ अभिलेख जो आपको मिला ये संस्कृत का पहला अभिलेख है जो आपको मिला है, और किस शासक से संबंधित है, रुद्रदामन, शक नरेश रुद्रदामन से संबंधित है जो जूनागढ़ अभिलेख है, और ये पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला अभिलेख जो हमें संस्कृत भाषा में मिला है वो कहां से मिला है और किस शासक से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि वैदिक देवताओं में कौन से देवता नहीं है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य में से किसी एक को गायब करके कोई दूसरा नाम दे दिया गया, और पूछा जाता है कि वैदिक देवता जिनके बारे में बोगतकुई नामक स्थान से जो हमें एक संधिपत्र जो हमें अभिलेख मिला है उसमें कौन से वैदिक देवता बताए गए हैं, या इनमें से कौन सा नहीं है, या कौन से वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में जो हमें अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं उनमें सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो किसके हैं, अशोक के हैं। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, मास्की आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त पानगुडैया जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, निट्टूर तथा उद्गोलम के अभिलेख से प्राप्त होता है। किसकी जानकारी, अशोक की जानकारी। अशोक का नाम इन सब में उल्लिखित है। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा जो हाईलाइट किया गया है ये आप देखिए, मेन पॉइंट्स हैं जो आपके परीक्षा से संबंधित हैं, परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ तथा टोपरा जो कहां है, हरियाणा में है, इससे दिल्ली मंगवाया था। मतलब अपने शासनकाल में जब इसे ये 2 स्तंभ लेख मिले थे तो इनको इसने क्या किया, मेरठ और हरियाणा का जो टोपरा जो स्तंभ लेख था इसको जो है इसने कहां मंगा लिया, दिल्ली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरठ और टोपरा का जो स्तंभ लेख था जो अशोक से संबंधित था, इसको कौन सा शासक दिल्ली लाया था या किसने दिल्ली मंगवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। आगे देखते हैं, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हो गया था, और भागवत धर्म का जो प्रमाण मिला है वो यवन राजदूत हेलियोडोरस जो था, हेलियोडोरस ने क्या किया, भागवत धर्म को अपना लिया था, और इसका एक वेशनगर विदिशा का एक गरुण स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय भागवत धर्म विकसित हो गया था, और हेलियोडोरस जो यवन राजदूत था इसने भागवत धर्म को अपनाया था। तो यह लेख कहां से मिलता है, वेशनगर विदिशा का गरुण स्तंभ लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है जो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहां मिलता है, या सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहां किया गया है, या कहां हमें प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। अब हाथी गुम्फा अभिलेख भी किस शासक से संबंधित है, यह भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहां है,
तो हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक पहाड़ी की एक गुफा से प्राप्त होता है और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया लेख है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सोहगौरा अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि दुर्भिक्ष की जानकारी हमें सर्वप्रथम कहां से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है? तो सोहगौरा अभिलेख से मिलती है। और सोहगौरा अभिलेख जो है ये ताम्रलेख है, एक ताम्रपट पर लेखबद्ध प्राचीन लेख है ये, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास सोहगौरा नामक स्थान से प्राप्त होता है। इसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। भाषा प्राकृत है और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। तो आपने देखा सोहगौरा अभिलेख से जो ये हमें दुर्भिक्ष की जानकारी मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए हम समझ पाएंगे कि सोहगौरा अभिलेख कहां है और ये जो है किस भाषा में लिखा गया है, और ये एक ताम्रलेख है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है हमें? तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और ये भीतरी स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कंदगुप्त से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 5 मील की दूरी पर स्थित एक गांव है और यह लाल पत्थर से निर्मित स्तंभ लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। ये जो अभिलेख है एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। और इसमें हमें सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली। तो सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य मिला है वो हमें एरण अभिलेख से मिला है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। एरण अभिलेख जो है 510 ईस्वी का ये अभिलेख है और यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि ये भानुगुप्त से जो है संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, जो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, पीसीएस परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। रेशम बुनकर के बारे में जो मंदसौर अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, अक्सर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम रेशम बुनकर के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। या मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होने वाले श्रेणियों जो रेशम बुनकर के रूप में थे, इनकी जानकारी हमें जो मिलती है ये कहां से आए थे या किस शासक से संबंधित है मंदसौर अभिलेख? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मंदसौर अभिलेख के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं कि यह अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख है, जिसमें लाट देश के रेशम व्यापारियों का वर्णन किया गया है। वही है रेशम बुनकर की श्रेणियां जिनको कहा गया है। अब ये भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है मंदसौर। इसका प्राचीन नाम क्या था? दसपुर था। तो मंदसौर हिंदू व जैन मंदिरों के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। यह अफीम की खेती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंदसौर के खानपुरा स्थित रावण की प्रतिमा का कुछ ऐतिहासिक अर्थ है। वो क्या है जरा देखिए। खानपुरा में मंदसौर में स्थित एक खानपुरा जगह है जहां रावण की प्रतिमा है और लोग वहां सम्मान की दृष्टि से इनकी पूजा करते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि लंका के जो राजा थे, जो आपने सुना था राजा राम के बारे में और रावण के बारे में, रावण और राम का जो युद्ध हुआ उसके बारे में आपने सुना है। तो रावण से संबंधित यहाँ जो जानकारी आपको मंदसौर अभिलेख से मिलती है या रावण से जो संबंध रहा है मंदसौर का,
वो खानपुरा जो गांव है वहां रावण की एक प्रतिमा बनी हुई है और प्राचीन काल से बनी हुई है, ऐतिहासिक प्रतिमा है। तो यहाँ के लोगों की ये मानता है कि लंका के राजा जो रावण थे उनकी पत्नी मंदोदरी का ये मायका था मंदसौर। इस रिश्ते से यहाँ के लोग क्या करते हैं, रावण को मंदसौर का जमाई मानते हैं और उसी हिसाब से सम्मान देते हैं, सम्मान की दृष्टि से इस प्रतिमा को देखते हैं। तो आज की जो औरतें हैं वो आज भी जब इस मूर्ति के पास से गुजरती हैं तो वो सिर पर पल्ला रख लेती हैं सम्मान के लिए। तो कुल मिलाकर रावण की यहाँ एक प्रतिमा है, रावण का भी ये ऐतिहासिक स्थल रहा उनसे संबंधित। तो किस तरह से संबंध रहा है, रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी उनका मायका माना जाता है मंदसौर, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है, मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये देखिए आप अभी पढ़ रहे थे अभिलेख के बारे में कि अभिलेख क्या है, उनसे किस प्रकार से हमें साक्ष्य मिले हैं, किस प्रकार से हमें जानकारी मिली है, जो आज इतिहास लेखन जिनसे जो है आसान हो पाया है और जिनसे उन समय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, वो क्या थे। पहला साक्ष्य था अभिलेख और दूसरा अब आप देखेंगे सिक्के। सिक्के में आप देखेंगे पुराने सिक्के जो थे वो सोना, चांदी, तांबा, कांस्य में कांसा और सीसा एवं पोटीन के मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। पंचमार्क सिक्कों में 5 मार्क बने होते थे, चिन्ह बने होते थे। तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं प्राचीनतम जो सिक्के थे उनको हम इस नाम से जानते हैं। इन सिक्कों पर क्या क्या बना होता था, पेड़ बने होते थे, मछली बने होते थे, हाथी, सांड, अर्धचंद्र की आकृतियां बनी होती थी। बाद में इन पर तिथियां या राजाओं के या देवताओं के नाम भी अंकित कर दिए गए कि किस तिथि के ये सिक्के हैं, इससे ये हमें जानकारी प्राप्त हो पाती है। देखिए उस समय के जब सिक्के मिलते हैं तो सिक्कों पर जब तिथियां अंकित की गई हैं या शासक का नाम लिखा गया है तो उस शासक के बारे में हम समझ पाते हैं और उस शासक के समय पर इस तरह के सिक्के चलते थे हम ये जान पाते हैं। या सिक्कों पर अगर देवी देवताओं के चित्र बने हैं तो ये हमें पता चलता है कि उस शासक के समय में इस देवी देवता को प्राथमिकता दी गई थी, इनकी पूजा की जाती थी या इनको माना जाता था। अच्छा, जब उस समय की तिथि अगर अंकित है तो हमें यह पता चलता है कि ये उस समय का सिक्का है जब ये शासक थे और ये शासक किस समय पर थे जो उसमें तिथि अंकित की गई है, उससे ये हमें पता चलता है कि उस समय इनका शासनकाल रहा था। तो देखिए सिक्के से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अब देखिए सिक्कों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त कर लें कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने की। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। लेकिन अब देखिए जरा आगे, सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, कुषाणों ने। मतलब स्वर्ण मुद्राएं तो जारी हुई सबसे पहले यूनान के हिंद यूनानी जो थे उन्होंने जारी किए, लेकिन शुद्ध स्वर्ण सिक्के या शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किए, कुषाणों ने। तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, देखिए 3 बातें हैं। एक तो स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत किसने की, हिंद यूनानियों ने। दूसरी बात यह आती है कि शुद्ध सोने के सिक्के या शुद्ध सोने की मुद्राएं कुषाणों ने जारी की। अब आगे देखिए तीसरी बात क्या है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, गुप्तों ने। इसीलिए तो गुप्तों के काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। उस समय स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक जारी की गई। तो 3 बातें आपको मिली इस 2 लाइन में। अब आगे देखते हैं सबसे अधिक। देखिए यही आप कहीं कंफ्यूजन में मत रहिएगा, परीक्षा में पूछ लेगा कि सिक्कों, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो आपको तुरंत ये बताना है कि हिंद यूनानी ने जारी किए। और अगर ये पूछ ले कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, तो फिर आप बताएंगे गुप्तों ने। और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने जारी की, तो कुषाणों ने।
ये 3 बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे अलग अलग तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं और जिससे उस समय के उन्नत व्यापार के बारे में पता चलता है। सिक्के अधिक मिले हैं तो इसका मतलब उस समय व्यापार जो है बढ़िया होता रहा होगा, लोगों के पास धन रहा होगा। आहत सिक्कों का अध्ययन इतिहासकार डॉक्टर कौशांबी ने प्रस्तुत किया। आहत सिक्कों का जो अध्ययन किया किसने किया? डॉक्टर कौशांबी ने। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। या मुद्रा शास्त्र किससे संबंधित है? तो सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। समुद्रगुप्त के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब अगर एक सिक्का मिल रहा है समुद्रगुप्त का जिसमें वीणा बजाता हुआ मुद्रा में वो है, तो आप इससे समझते हैं कि संगीत का प्रेमी था, तभी तो इस तरह के सिक्के उसने बनवाए। या सिक्कों पर इस तरह की मुद्रा में उसने अपने प्रतिचित्र बनवाया, उसने अपना फोटो बनवाया। क्यों? क्योंकि संगीत उसे प्रिय था, यह हमें पता चलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के में कहां से प्राप्त हुए? अरिकमेडु से। आगे देखते हैं। अब सिक्कों के अतिरिक्त और भी जो आगे हमें जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं वो क्या हैं जो इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं? स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। हम ये जान पाते हैं कि उस समय मंदिर की बनावट कैसी थी, उनमें किस शैली का उपयोग किया गया है, महलों को किस तरह से सजाया गया है, तो कौन सी शैली का उपयोग किया गया है, उस समय की स्थापत्य कला क्या थी, वास्तुकला क्या थी, ये हमें जानकारी मिलती है भवनों से। तो मंदिरों में उत्तर भारत की जो मंदिर कला थी उसे नागर कहा जाता है और दक्षिण भारत की जो कला शैली थी उसको द्रविड़ कहा जाता है। दक्षिणापथ की कला शैली बेसर थी। दक्षिणापथ की जो कला शैली थी वो क्या थी? बेसर। और बेसर शैली जो थी वो नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण थी, मतलब दोनों शैली का उपयोग हुआ था। अध्ययन की सुविधा से स्मारकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, देशी स्मारक और विदेशी स्मारक। कुछ स्मारक हमें जो अपने देश में मिले हैं, कुछ जो देश से बाहर मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। देशी स्मारक के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल से हमें बहुत सारी जानकारी मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है जानकारी। नालंदा, तक्षशिला, रोपड़, हस्तिनापुर आदि प्राचीन नगर तथा कुषाण काल में गांधार स्थापत्य कला, मौर्य काल के जो स्तूप रहे हैं, चैत्य और विहार। अब ये चैत्य और विहार क्या हैं? और गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए चैत्य क्या थी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, मतलब जो चिता से संबंधित है। अब चिता संबंधी का क्या मतलब रहा होगा, चलिए देखते हैं। शवदाह के बाद बचे हुए जो अवशेष होते हैं उसको भूमि में गाड़ दिया जाता था और उनके ऊपर समाधियां बना दी गई। अब उन्हीं को जो समाधियां जो बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ काल में चैत्य या स्तूप कहा गया। और इन समाधियों में महापुरुषों के जो धातु अवशेष जो सुरक्षित थे उन्हीं के सम्मान में क्या हुआ? चैत्य जो है उपासना के केंद्र बन गए, क्योंकि हम उनका सम्मान करते थे जिनके धातु अवशेष वहां हैं, जिनके शवदाह के बाद उनके अवशेषों को जमीन में गाड़कर उनके ऊपर समाधि बनाई गई। तो उनको हम क्या करते हैं, अब वो नहीं रहे हैं तो उनकी समाधियों पर लोग जो है जाकर उनकी उपासना किया करते थे। तो इस प्रकार से चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। जो चैत्य थे वो उपासना के केंद्र बने, लोग वहां जाकर उनको स्मरण किया करते थे। अब विहार क्या है? विहार जो है चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बना दिए गए कि जो भिक्षु आएंगे वो यदि यहां रहकर उपासना करना चाहते हैं तो रहेंगे कहां? तो उनके लिए क्या बना दिए गए? आवास बना दिए गए, जिन्हें क्या कहा गया?
विहार कहा गया। तो आप चैत्य और विहार समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। ये देशी स्मारक के अंतर्गत आपने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, तक्षशिला, रोपड़, हस्तिनापुर जैसे प्राचीन नगर हमें जो मिलते हैं, इनसे हमें काफी जानकारी मिली है और यहाँ के जो स्मारक हैं उनसे हमें इतिहास देखने में काफी सुविधा हुई है। उस समय काल के, जिस समय के वो बिल्डिंगें बनी हैं, स्मारक बने हुए हैं, उस समय काल के बारे में उनसे जानकारी हमें प्राप्त होती है। कौन कौन सी शैली उस समय अपनाई जाती थी, क्या स्थापत्य कला उस समय कैसी थी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे हम देखते हैं विदेशी स्मारक। विदेशी स्मारक में जो आपको दो चित्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये है एक आपका जो देख रहे हैं दूसरा वाला चित्र, है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, और दूसरा जो देख रहे हैं आप, पहला वाला जो फिगर देख रहे हैं, ये जावा स्थित बोरोबुदुर मंदिर है। तो आप देखिए बोरोबुदुर जो मंदिर है या जो ये विहार है, ये इंडोनेशिया में है और ये आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है इसे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बोरोबुदुर मंदिर है, बोरोबुदुर मंदिर, और ये आप देख रहे हैं कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर। तो आप देख रहे हैं कि इनसे भी हमें उस समय के स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है और किसके शासन काल में बनाए गए थे, किस तरह के देवी देवताओं की पूजा उस समय लोग किया करते थे। ये जानकारी हमें इन स्मारकों से भी मिलती है, मंदिरों से भी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। मूर्तियां। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। जैसे आपने देखा कि सिक्कों को जो है कुषाणों ने शुद्ध सिक्के, जो आपने देखा, क्या देखा आपने शुद्ध सिक्कों के बारे में? अभी आपने देखा था कि शुद्ध सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं? कुषाणों से। और ये देखिए शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो हमें प्राप्त हुए किससे मिले हैं? कुषाणों से। तो इसी प्रकार ये कुषाण जो थे, कुषाण शासक, इन्होंने क्या किया? प्राचीन काल में कुछ मूर्तियां बनवाई और उन मूर्तियों को जब हम देखते हैं ना, तो उनसे हमें काफी जानकारी प्राप्त होती कि इस तरह के देवी देवता, यदि देवी देवता की मूर्तियां तो देवी देवता, या इस समय के लोगों का क्या रहन सहन रहा होगा, उन मूर्तियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो कुषाण की जो मूर्ति कला थी वो यूनानी प्रभाव उनमें अधिक था, यूनान से संबंधित ज्यादा उसमें स्थापत्य कला वगैरह का उपयोग किया गया था। तो अब देखिए गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसमें क्या था? गुप्त काल की जो मूर्ति कला थी उसमें अंतरात्मा एवं मुखाकृति में सामंजस्यता दिखाई पड़ती है। अंतरात्मा और मुखाकृति में सामंजस्यता का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जैसे कोई अगर दुखी होता है तो उसका चेहरा अलग तरह का होता हमें दिखाई देता है, कोई अगर खुश है, प्रसन्न है, तो उसका चेहरा अलग तरीके का हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से अंदर क्या भाव है, आत्मा में अंदर जो है हृदय में क्या भाव है, वो भाव जो है उनके मुखमंडल पर दिखाई देना चाहिए। इस तरह की मूर्तियां बनाई गई। तो अंतरात्मा और मुखाकृति में सामंजस्यता दिखाई देती है किस काल की मूर्तियों में? गुप्त काल की मूर्तियों में। तथा गुप्तोत्तर काल की इस कला में सांकेतिकता अधिक है। गुप्तोत्तर काल में भी जो है ऐसा दिखाई देता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला जन साधारण के जीवन की अत्यंत सजीव झांकी प्रस्तुत करती है। आप देख रहे हैं ये अमरावती की मूर्ति कला है, किस प्रकार से सजीवता दिखाई दी गई इनमें, कि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे लग रहा है सचमुच आंखों के सामने ऐसे ही लोग हैं, मूर्ति नहीं बल्कि सही सही हैं। और उनकी भाव भंगिमा को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। यह भरहुत का स्तूप है जो आप देख रहे हैं, दूसरा वाला फिगर आप देख रहे हैं। भरहुत के स्तूप में किस तरह की कलाकृतियां अपनाई गई हैं और किस प्रकार के स्थापत्य कला को हम देख पा रहे हैं, कैसे इन्होंने बाउंड्री को बनाया है, किस प्रकार से इन्होंने इसके ऊपरी हिस्से को बनाया है। तो ये हम उन मूर्तियों को या जो स्थापत्य कला उनमें अपनाई गई है उनको समझकर उस शासन काल
में जिन राजाओं का काल रहा, जिनका शासन रहा था, उनकी रुचि किस प्रकार थी, या उनका रहन सहन कैसा था, या किस देवी देवता से उनका लगाव था, या किस स्थापत्य कला का उस समय प्रचलन था, ये हमें जानकारी मिलती है। इस जानकारी को हम प्राप्त करते हैं उस समय की मूर्तियों और स्मारकों से। चलिए आगे देखते हैं चित्रकला। चित्रकला से भी हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है उस समय काल के बारे में। अजंता की चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों में शाश्वत भावों की अभिव्यंजना हुई है। मतलब जिस प्रकार से चेहरे पर भाव होना चाहिए, अगर दुख है तो दुख का, प्रसन्नता है तो प्रसन्नता का, या बच्चे से मां का प्रेम है तो उसका, ये जो है भाव उस चित्र में दिखाया गया था। तो उस चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि बिना बताए ही आपको समझ में आ जाए कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं जो पहला चित्र है वो मरणासन्न राजकुमारी का है। राजकुमारी बिल्कुल मरने की स्थिति में है, बहुत परेशान है। ऐसी दशा में जो उसकी दासियां हैं उसके पास देखो किस प्रकार से हैं और उसकी मदद किस प्रकार से कर रही हैं। दूसरा जो चित्र है वो माता और पुत्र का है। वात्सल्य रस यहाँ देखिए दिखाई देता है। माँ अपने बच्चे को किस प्रकार से प्रेम करती है, और भगवान बुद्ध की जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, जो प्रतिमा जो दिखाई दे रही है, उनके सामने किस प्रकार इनका बच्चे और माँ का प्रेम जो दिखाई देता है वो इस चित्रकला के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं कि चित्रकला से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं मोहरें। मोहरों से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 500 से अधिक मोहरें हड़प्पा संस्कृत के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है हमें कि हड़प्पा संस्कृत में किस प्रकार के धार्मिक विश्वास रहे थे, किस तरह के धर्म को लोग अपनाते थे, और किस तरह के धार्मिक विश्वास उनके निवासियों में थे, या उनकी संस्कृति क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें वर्गाकार तथा आयताकार आकृति की हैं। जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, जिनमें एक बैल बना हुआ है और ऊपर कुबड़ निकला हुआ है। तो इस तरह के कुबड़ निकले हुए बैल की पूजा उस समय की जाती थी। और आप देख पा रहे हैं दो तीन आपको जो अलग से दिखाए गए हैं। तो आप देखिए इनमें कुछ चित्र बने हुए हैं, और चित्र के साथ साथ इनके आकार को देखिए, वर्गाकार या आयताकार की आकृति में उस समय की मोहरें हुआ करती थी। आगे हम देखते हैं मृदभांड। मृदभांड मीन्स मिट्टी के बर्तन। मृदभांड के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों की पहचान संभव है। जैसे नवपाषाणकालीन स्थलों से पांडुरंग के उत्तम मृदभांड प्राप्त होते हैं। अब पांडुरंग क्या है, ये किस प्रकार का रंग है, आप इसके बारे में जानकारी लें। पांडुरंग जो है लाली लिए हुए पीला रंग, मतलब पीला रंग तो है लेकिन थोड़ा लालिमा उसमें हो, तो लाल और पीले को मिलाकर समझिए। तो लाली लिए हुए जो पीला रंग है, अर्थात लाल और पीले का जो मिश्रण है, ऐसे रंग को क्या कहा जाता है, पांडुरंग। तो पहले जो है प्राचीन काल में जो मृदभांड होते थे वो पांडुरंग के थे। आगे देखते हैं पांडुरंग के उत्तम मृदभांड प्राप्त होते थे हड़प्पा काल के लाल मृदभांड, अब वही लाल रंग के थे। उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड तथा मौर्य युग की पहचान उत्तरी काले पालिश मृदभांड से की जाती है। अब देखिए इन मृदभांडों से उस काल की पहचान की जा रही है। लाल रंग के जो मृदभांड थे वो हड़प्पा काल के थे, और जो धूसर मृदभांड आपको मिल रहे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल के थे। और मौर्य युग की पहचान जो की जा रही है वो किससे की जा रही है, काले पॉलिश वाले मृदभांड से। तो एक आपको फिगर नीचे दिखाया गया चित्रित धूसर मृदभांड का है। चित्रित धूसर मृदभांड, धूसर रंग का क्या मतलब होता है, भूरा रंग, लेकिन ऐसा भूरा रंग जो थोड़ा मटमैला हो। पीलापन है लेकिन सफेद रंग के साथ पीलापन हो, मतलब सफेद रंग में पीलापन। जैसे सफेद रंग का कोई कपड़ा है, अगर कुछ पुराना हो जाता है तो उसमें हल्का पीलापन आ जाता है। देखिए चित्रित धूसर मृदभांड आपके सामने चित्र में दर्शाया गया है। देखिए सफेद रंग का है और कुछ थोड़ा मटमैले रंग का है। तो ये चित्रित धूसर मृदभांड आपके सामने इसीलिए फिगर इसका लगाया गया कि आप इसको समझ पाए कि उस समय इस तरह के बर्तन
बनाए जाते थे। तो आज आपने देखा इस वीडियो के अंतर्गत आपने इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं और किस प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ पा रहे हैं या कहां से जानकारी हम अर्जित कर पा रहे हैं, उसके स्रोत क्या है वो आपने देखा। उनमें से आज आपने पूरा तात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा इस वीडियो के अंतर्गत। अब आप अगले वीडियो में साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत क्या हैं और उनसे हमें किस प्रकार से जानकारी मिल पाती है, अर्थात प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारी साहित्यिक स्रोतों से किस प्रकार से मिल पा रही है, साहित्य से किस प्रकार से मिल पा रही है। फिर इसी प्रकार से आप अगला वीडियो प्राप्त करेंगे जिसमें विदेशी यात्रियों के जो वर्णन है, विदेशी यात्रियों ने जो यहाँ देखा उस समय और किस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों में उसका वर्णन किया, उसकी जानकारी आप उनके लेखों से प्राप्त करेंगे। उसका एक अलग वीडियो होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।